दोस्तों हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी 1 मार्च 2025 से कई सारे नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर म्यूचुअल फंड, बैंक एफडी, बैंक लोन, यूपीआई, पैन कार्ड, राशन कार्ड समेत 5 तो ऐसे महत्वपूर्ण बड़े बदलाव हैं जो हर एक आदमी को जानने ही चाहिए। इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं, जैसे ईपीएफओ, पीएफ खाताधारकों के लिए भी अपडेट है। इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम को लेकर भी खबर है। एसबीआई, पीएनबी समेत कई सारे बैंक खाता वालों के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़े अपडेट नए नियम देख लेते हैं फटाफट से। चलिए पहला नया नियम देखिए, बीमा प्रीमियम पेमेंट को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा 1 मार्च 2025 से ही। इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट को लेकर बीमा एएसबीए सुविधा शुरू हो रही है। अब ये सुविधा क्या है जरा समझिए आप। 1 मार्च 2025 से ही यूपीआई में आपको ये नई सर्विस मिलेगी, यानी कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजोन पे, भीम ऐप वगैरह किसी भी यूपीआई का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो पॉलिसी होल्डर्स को अब अपनी बीमा प्रीमियम यानी जो इंश्योरेंस की हर महीने की किस्त आती है या 6 महीने की, साल की, जब भी, तो वो प्रीमियम भरने में अब आपको आसानी होगी। तो बात कुछ यूं है दोस्तों की IRDAI इरडा यानी कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की तरफ से यूपीआई आधारित बीमा भुगतान के लिए ये बीमा एएसबीए नाम की नई सर्विस शुरू की है। एएसबीए का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। तो यूपीआई सिस्टम में जो ये नई सुविधा जोड़ी जा रही है, जिसके जरिए अब आप लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे बीमा प्रीमियम प्लान का प्रीमियम पेमेंट करने के लिए पहले से ही अपने पैसे को ब्लॉक कर सकेंगे अपने यूपीआई अकाउंट में, और पॉलिसी होल्डर के अप्रूवल के बाद वो खाते से अपने आप पैसा कट जाएगा। यानी एक तरह से ये ऑटो पे का ही एडवांस सिस्टम आप समझ सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में डीमेट अकाउंट में अपन आईपीओ में बुकिंग करते हैं तो पैसा पहले से रिजर्व हो जाता है, और अगर आईपीओ ओपन हो जाता है, हमारे खुल जाता है, तो फिर अकाउंट से खुद ब खुद पैसा काट लिया जाता है। समझ रहे हो? तो बिल्कुल ठीक वैसा ही सिस्टम इंश्योरेंस बीमा प्रीमियम के लिए भी आप अपने यूपीआई अकाउंट में सेट कर पाएंगे। ओके, पहला नियम तो ये हो गया। और दूसरा नया नियम देखिए दोस्तों, 1 मार्च से ही म्यूचुअल फंड्स और डीमेट अकाउंट के लिए भी अब नॉमिनी होना जरूरी होगा। मार्च 2025 से ही सेबी की तरफ से डीमेट खाते और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक तो नॉमिनी ऐड करना कंपलसरी कर दिया है, यानी कि आपको इन तरह के दोनों ही अकाउंट में निवेश करने वाले लोगों को, निवेशकों को अब अपना नॉमिनी घोषित करना होगा। इसके अलावा अब निवेशक अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो और डीमेट खाते में अधिकतम 10 नॉमिनी चुन पाएंगे। जैसे आप अपनी पत्नी, भाई को, पापा को या और किसी भी रिश्तेदार को भी नॉमिनी के रूप में ऐड कर पाएंगे। अभी 1 या 2 ही नॉमिनी के नाम देने की सुविधा है। ठीक है, तो अब मल्टीपल नॉमिनी की फैसिलिटी मिलेगी। इसके अलावा नॉमिनी जोड़ना भी कंपलसरी होगा। तो मार्च से ही ये भी नया नियम लागू होने जाना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर देखिए, 1 मार्च 2025 से शुरू होगा ऑपरेशन गरिमा अभियान। मनचलों ने अगर महिलाओं और बच्चियों को छेड़ा तो भारी पड़ेगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान प्रदेश में भजनलाल सरकार द्वारा ये नया अभियान शुरू किया जा रहा महिलाओं, माताओं, बहनों और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए। इस अभियान के तहत अब स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान या सार्वजनिक स्थान हो गए जैसे पार्क वगैरह, कोचिंग संस्थान, इन पर राजस्थान पुलिस द्वारा विशेष निगरानी रखी जाएगी। सभी जिला अधिकारियों, थाना अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। और वहीं ये कुछ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी जारी किए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर देख लीजिएगा, 1090 1098, और ये व्हाट्सएप नंबर भी है। चलिए अगला नया नियम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी रेल यात्रियों के लिए। 1 मार्च से ही वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में सफर बंद हो जाएगा। भारतीय रेलवे की तरफ से टिकट बुकिंग और ट्रेन में सफर से संबंधित नियमों में यह बदलाव किया गया है, जो कि 1 तारीख से लागू होने जा रहे हैं। नए नियम के मुताबिक दोस्तों, एक तो ट्रेन में सफर करने वाले लोग बाग अब 1 मार्च से ही वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में सफर नहीं कर सकेंगे, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें भारी भरकम जुर्माने का भी सामना करना पड़ेगा। देखिए कुछ अलग अलग रूल्स इस संबंध में। तत्काल टिकट बुकिंग के नियम बदल चुके हैं। एसी क्लास के टिकटों की बुकिंग अब सुबह 10 बजे से शुरू होगी। नॉन एसी क्लास के टिकटों की बुकिंग सुबह 11 बजे से शुरू होगी। और टिकट बुकिंग की टाइमिंग में बदलाव से अंतिम समय पर यात्रा की योजना बनाने वालों को सुविधा भी मिलेगी। रेलवे के नए नियमों के जरिए अब कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। वहीं दोस्तों एडवांस रिजर्वेशन पीरियड में भी बदलाव किया है रेलवे ने। अब टिकट बुकिंग की अवधि 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। मतलब आप अपनी यात्रा के अधिकतम 60 दिन पहले टिकट बुक कर पाएंगे। इस अवधि को घटाने से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बनाने में आसानी होगी। वेटिंग लिस्ट की समस्या भी कम होगी और नो शो यात्रियों की संख्या घटेगी, जिससे सीटों का आवंटन सही से हो पाएगा। और वेटिंग टिकट पर क्या क्या नियम लागू हुए हैं? नए नियम के मुताबिक अब वेटिंग टिकट वाले पैसेंजर केवल जनरल कोच में ही सफर कर पाएंगे। रिजर्वेशन कोच में वेटिंग टिकट वालों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। अगर वो ऐसा करते हैं, स्लीपर या एसी कोच में सफर करते हैं, तो जुर्माना भी देना पड़ेगा। 250 रुपए से लेकर 450 रुपए तक का फाइन लगेगा, है ना। तो ये रेल यात्रियों के लिए नए नियम लागू होने जा रहे हैं 1 तारीख से। चलिए अगला अपडेट देखिए, सरकार की तरफ से एक जरूरी सूचना जारी की गई है कि 31 मार्च तक आप अपने पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना जैसे सेविंग स्कीम अकाउंट में मिनिमम अमाउंट जमा कर दें। ऐसा नहीं करने पर आपके ये छोटी बचत योजनाओं के खाते बंद हो सकते हैं और आपको काफी परेशानी भी हो सकती है। मतलब अगर आपका भी दोस्तों पब्लिक प्रोविडेंट फंड या सुकन्या समृद्धि योजना जैसे खाते खुले हुए हैं, तो आपको पता होगा इन अकाउंट्स का एक नियम होता है, हर वित्त वर्ष में इनमें एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आपने पिछले 11 महीनों में अभी तक भी इस वित्त वर्ष में कोई पैसे नहीं डाले इन खातों में, तो मार्च का महीना आपके पास पड़ा है। आप अपने इन छोटी बचत योजनाओं के खातों को एक्टिव रखने के लिए 31 मार्च 2025 तक इनमें कुछ रुपया जरूर डाल दें, वरना नहीं डालने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव हो जाएंगे। और एक बार इनएक्टिव हो गए तो आपको काफी परेशानी हो सकती है फिर इन्हें वापस चालू करवाने में। भाग दौड़ करनी पड़ेगी, वापस री केवाईसी करनी पड़ेगी, है ना। तो
इससे अच्छा आप 31 मार्च से पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट कर दें। वैसे ईपीएफओ के मेंबर्स के लिए भी एक खुशखबरी आई है। देखिए 31 मार्च तक पूरा होगा ये काम, जून से मिलेगी बैंक जैसी सर्विस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक सैलरीड क्लास पर्सन है और आपका भी पीएफ खाता खुला हुआ है, पीएफ करता मतलब आपकी तनख्वाह से, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अच्छी है। वो कैसे जरा समझिए। एक तो सरकार की तरफ से ईपीएफओ मेंबर के लिए पीएफ खाते से पैसों की निकासी यानी विड्रॉल को लेकर बहुत ही आसान प्रक्रिया बनाई जा रही है। अब आप अपने ईपीएफ में जमा पैसे को सीधे यूपीआई के जरिए भी विड्रॉ कर पाएंगे, एटीएम वगैरह के जरिए भी निकाल पाएंगे। ये नई सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं और पीएफ से जुड़ा अलग से एटीएम कार्ड लाने पर भी विचार कर रही है सरकार। तो उम्मीद है मार्च तक ये प्लान कंप्लीट हो जाएगा ईपीएफओ का ये 3.0 प्रोग्राम, तो आपको अप्रैल से ये नई फैसिलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। वहीं दोस्तों हाल ही में ईपीएफओ की एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की 112वीं कार्यकारी समिति की बैठक हुई थी 25 तारीख को। इस बैठक में क्या क्या अहम फैसले लिए गए देखिए। एक तो केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS का विस्तार किया जाएगा और डिजिटल सुधार ईपीएफओ 3.0 सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इससे पीएफ का विड्रॉल वगैरह आसान होगा और हाई सैलरी पर पेंशन POHW की आवेदन प्रक्रिया को लेकर भी 31 मार्च तक का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, वैसे पीएफ खाते की बात हो ही रही है तो एक और अच्छा अपडेट आपको बता दूं, ईपीएफओ ने एक और बड़ी राहत दी है। UAN एक्टिवेशन और आधार कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन भी बढ़ा दी है। जी हाँ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नौकरी पेशा लोगों को ये एक और बड़ी राहत दी है। ईपीएफओ ने UAN एक्टिवेशन और आधार लिंकिंग की तारीख को बढ़ाकर 15 मार्च 2025 कर दिया है। वैसे UAN एक्टिव करने से कर्मचारी पीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हैं, पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लेम वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार DLS न्यूज चैनल पर पीएफ खाते में UAN अकाउंट नंबर की महत्वता बताई है कि इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। और अभी दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से एक लेटेस्ट ट्वीट किया गया जिसमें ईपीएफओ ने कहा कि कहीं भूल न जाना, अंतिम तिथि 15 मार्च है, तब तक पीएफ खाते से आधार कार्ड लिंक कर देना और UAN को भी एक्टिव कर देना ताकि आप ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवाओं का घर बैठे लाभ उठा पाएंगे। ठीक है ना। देखो दोस्तों, जब भी सरकार की तरफ से कोई भी नए नियम जारी किए जाते हैं या कोई नई सूचना आती है तो सबसे पहले मेरा मकसद होता है कि आपको DLS न्यूज चैनल के माध्यम से अलर्ट दे दूं, अपडेट दे दूं। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूं कि अगर आप आपके अपने DLS भाई के इस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी, नए नियम सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे, है ना। तो दोस्तों अभी जो अपन ईपीएफओ के अपडेट के बारे में बात कर रहे थे तो और भी UAN एक्टिवेशन के कई सारे बेनिफिट हैं, जैसे आप क्लेम को ट्रैक कर सकते हैं प्रोविडेंट फंड के लिए। तो ईपीएफओ में UAN को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं इसके कुछ सिंपल स्टेप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सिंपली आपको ऑनलाइन ईपीएफओ के पोर्टल पर जाना है और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना UAN एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो ये एक्टिवेशन होने के बाद आपको काफी बेनिफिट मिलेंगे, ऑनलाइन सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएगी। बाकी कर्मचारियों के लिए भी ईपीएफओ ने एक नई गाइडलाइन जारी की है जिसके मुताबिक बिना आधार के भी पीएफ से पैसा निकाल पाएंगे। कौन कौन से कर्मचारी जिन्होंने अपना पीएफ से जुड़ा सारा असाइनमेंट पूरा कर लिया है या वो भारत छोड़कर विदेश चले गए हैं, वहां की नागरिकता भी ले चुके हैं, तो भी अब ऐसे लोगों को आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी। वो अपने बिना आधार के भी अपना पीएफ का क्लेम सेटल कर सकते हैं। नेपाल और भूटान के लोगों को भी ये छूट मिलेगी, स्पेशली NRI वगैरह के लिए, है ना। तो ये कुछ नियम तो पीएफ से जुड़े थे, मैंने आपको एक साथ बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नए नियम की तरफ। देखिए आप, एजुकेशन से जुड़ा अपडेट है। पंजाब के स्कूलों में 1 मार्च से ही बदल जाएगी टाइमिंग। पंजाब राज्य के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का समय बदलने जा रहा क्योंकि अभी ग्रीष्मकालीन समय लागू हो जाएगा। इतने दिन सर्दियों का टाइम था, अब नया टाइम के मुताबिक सुबह 8:30 से स्कूल खुलेंगे। पंजाब के अलावा भी और भी कई राज्य सरकारें जो है मार्च से स्कूलों की टाइमिंग बदल रही है, तो आप अपने लेवल पर लोकल स्कूल प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, है ना। और बोर्ड एग्जाम पर भी अपडेट है। छत्तीसगढ़ में 1 मार्च से 12वीं और 3 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होगी। 2500 केंद्रों पर 5.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। वहीं सरकारी नौकरी पर भी एक अच्छा अपडेट आ रहा दोस्तों। हरियाणा में 2424 पदों पर भर्ती के लिए दोबारा आवेदन शुरू किए गए। इसी सेम भर्ती के लिए 1 मार्च से आपको फिर से अप्लाई करने का मौका मिलेगा और अभी इसकी अंतिम तारीख 15 मार्च 2025 तय की गई है, लास्ट डेट है। तब तक आप ये असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए जाकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा। झारखंड सरकार के कर्मचारियों को 1 मार्च से ही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। चिकित्सा भत्ता से काटी जाएगी उनकी प्रीमियम राशि भी। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से लाखों कर्मचारियों को ये खुशखबरी दी गई है। 1 मार्च 2025 से इस नई योजना का लाभ मिलेगा। इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं। वहीं गेहूं की महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च 2025 तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। केंद्र सरकार ने महंगाई पर कड़ा प्रहार करते हुए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अगले 1 महीने तक के लिए ये स्टॉक लिमिट लागू की है, जिसके मुताबिक अब जो थोक व्यापारी, थोक विक्रेता होते हैं, होलसेलर, वो अधिकतम 3000 मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक कर पाएंगे और जो खुदरा विक्रेता है यानी रिटेलर व्यापारी होते हैं वो अधिकतम 10 मीट्रिक टन ही गेहूं का स्टॉक कर पाएंगे, ताकि मतलब गेहूं की कालाबाजारी वगैरह ना हो और गेहूं की और आटे की कीमतें वगैरह ना बढ़े, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है। 1 मार्च को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी सिविल लेखा दिवस समारोह
की अध्यक्षता ये 49वां समारोह आयोजित होने जा रहा है। वित्त मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में जानकारी दी गई। चलिए अगला अपडेट आ रहा, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत भी 1 मार्च 2025 से होने जा रही है और इस समारोह में टोटल 60 देशों की कुल 200 फिल्में दिखाई जाएगी। ये 16वां बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो कि 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आपको देश दुनिया की कई फिल्में देखने को मिलेगी। और अगली खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत होने जा रही है। 10 मार्च से पहले लाडली बहना की 22वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। होली पर माताओं बहनों को ये तोहफा मिलने वाला है। इस योजना के तहत आपको पता होगा मध्य प्रदेश की महिलाओं माताओं बहनों को 1250 रुपए हर महीने उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करती है एमपी सरकार। अभी जो मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार है तो उसके द्वारा अब ये 22वीं किस्त जारी की जाएगी, महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी, है ना। चलिए सिम कार्ड को लेकर एक नया नियम लागू हुआ। अब सरकार ने सेट की 31 मार्च की डेडलाइन, 1 अप्रैल के बाद से बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं बिकेंगे सिम कार्ड। दरअसल हमारे देश में बढ़ रहे फर्जी सिम कार्ड और आए दिन जो बैंक खाता वगैरह के फ्रॉड होते हैं, लोगों के खातों से पैसे कट जाते हैं, तो इन सभी को रोकने के लिए अब सिम कार्ड डीलरों का भी वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। हालांकि सरकार ने वेरिफिकेशन की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। तब तक मतलब सभी सिम कार्ड बेचने वाले जो डीलर्स हैं उनको भी अपनी केवाईसी वेरीफाई करनी होगी। वैसे यूजर के लिए तो ये नियम पहले से ही लागू है। अब अगर आप सिम कार्ड लेने जाते हो तो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही आपको सिम कार्ड दिया जाएगा। लेकिन अब जो भी एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, बीएसएनएल वगैरह जितने भी टेलीकॉम कंपनियों के डीलर्स हैं उनको भी 31 मार्च तक अपनी डिटेल वेरीफाई करनी होगी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा सरकार के डिपार्टमेंट की पोर्टल पर। उसके बाद ही ये लोग सिम बेच पाएंगे, वरना भारी भरकम जुर्माना देना पड़ेगा ऐसा। चलिए हवाई यात्रियों के लिए अगला बड़ा अच्छा अपडेट आ रहा, 1 मार्च से ही आप पकड़ सकेंगे गाजियाबाद टू गोवा, बेंगलुरु, कोलकाता की डायरेक्ट फ्लाइट। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग तो काफी समय पहले ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और 1 मार्च से ये नए हवाई अड्डे पर भी सीधी सेवाएं शुरू होने जा रही है। इससे गोवा वगैरह बेंगलुरु घूमने जाने वाले लोगों को राहत मिलेगी। चलिए दोस्तों, बैंक खाता वालों से जुड़े भी कुछ अपडेट हैं। एसबीआई, पीएनबी समेत कई सारे बैंकों ने अपने ग्राहकों को एक नोटिस जारी किया, जिसके मुताबिक एक तो 1 मार्च से ही अगर काफी पुरानी आपकी केवाईसी है बैंक खाते में तो आप एक बार केवाईसी अपडेट कर लें। न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता से जुड़े भी कई सारे नियम बदल चुके हैं। तो क्या मिनिमम बैलेंस वगैरह मेंटेन करना होगा, ये अलग अलग बैंकों ने अलग अलग धनराशि तय की है। जैसे 2000, 3000, 5000 रुपए तक आपको अपने खाते में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। शहरी और ग्रामीण बैंक खाता वालों के लिए धनराशि अलग अलग हो सकती है। बाकी बैंक अब ये भी नियम बना रहे हैं कि हर 2 से 3 साल में आपको अपना केवाईसी अपडेट कराना अनिवार्य होगा। 2 साल से ज्यादा अगर बैंक खाता आपका निष्क्रिय रहता है तो उस खाते को भी बंद किया जा सकता है, मतलब डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और चेक भुगतान की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया। 50,000 रुपए या उससे ज्यादा सभी चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम अनिवार्य होगा और चेक बाउंस होने पर भी जुर्माना भी बढ़ाया जाएगा। तो ये कुछ बैंकों द्वारा भी मतलब रूल्स में बदलाव की प्लानिंग की जा रही है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, 1 मार्च से ही उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लोगों से आह्वान किया, देश दुनिया के कई लोग इस योग उत्सव से जुड़ेंगे। इस महोत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। 20,000 से भी ज्यादा योग साधक इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। चलिए अगला अपडेट आ रहा, रमजान का महीना 1 मार्च से शुरू हो रहा है। तो रमजान के महीने में मुस्लिम भाई लोगों के लिए भी कुछ नियम कानून कायदे होते हैं। जब वो रोजे रखते हैं इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए, ये तो कुछ धार्मिकता से जुड़ी बातें हो गई, इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। बाकी दोस्तों इस मार्च के महीने में और भी कई त्योहार आने वाले, जैसे होली, धुलंडी, शीतला सप्तमी, ईद वगैरह। तो इसके चलते बैंकों की भी काफी छुट्टियां रहने वाली हैं। मैंने आपको अभी एक दिन पहले डीएलएस न्यूज चैनल पर एक वीडियो में बताया था कि मार्च में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। 5 तो रविवार आएंगे मार्च महीने में, इसके अलावा 2 शनिवार हो गए, 2nd और 4th सैटरडे को बैंक हॉलिडे रहता ही है। और भी दोस्तों अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात का जरूर ध्यान रखें। अगर आपका भी बैंक में काम पड़ता रहता तो ये पूरे मार्च महीने की बैंक हॉलिडे की लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कब कब ये छुट्टियां रहने वाली है। हालांकि बैंक हॉलिडे पर एक अपडेट ये बता दूं, 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद भी बैंक खुलेंगे, क्योंकि हर साल आपको पता होगा 1 अप्रैल से ही हमारे देश में नया वित्त वर्ष शुरू होता है, न्यू फाइनेंशियल ईयर, है ना। तो इस बार क्या हो रहा है दोस्तों कि नए वित्त वर्ष शुरू होने से ठीक एक दिन पहले 31 मार्च को हर बार बैंक अपना सेटलमेंट वगैरह करते हैं, जो भी उनका पेंडिंग काम होता है उसे निपटाते हैं। लेकिन इस बार संडे मिल रहा है 31 मार्च को। तो आरबीआई ने भी कई सारे बैंकों को ये निर्देश भी जारी किया कि 31 मार्च को संडे होने के बावजूद भी बैंक अपने ब्रांचेज को खुला रखें। हालांकि हो सकता है कि बैंक ग्राहकों के कई सारे काम ना करें, लेकिन बैंक अपने खुद के काम निपटाएंगे। देख सकते हैं आप डिटेल क्या क्या काम जारी रहेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट है, हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। 8 निगमों समेत 35 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होगी। आप भी वोट देने जरूर जाएं। वहीं खबर है बिहार में भी शिक्षकों को मिलेगा टेबलेट। मार्च से ही बच्चों के लिए डिजिटल हाजिरी की व्यवस्था लागू हो सकती है। बिहार शिक्षा विभाग इस तरह की भी कंप्लीट प्लानिंग बना रहा है। और अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, अमेरिकी H1B वीजा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 7 मार्च से शुरू होगी। इस बार अमेरिका की ट्रंप सरकार ने कुछ नए नियम और शर्तें भी तय की हैं इस वीजा प्रक्रिया के लिए। 7 मार्च से शुरू होकर ये 24 मार्च को विंडो बंद हो जाएगी। तो उससे पहले जो भी भारतीय अमेरिकी H1B वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, महाराष्ट्र राज्य में 31 मार्च तक पुराने वाहनों पर लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। नया आदेश, नया नियम जारी हुआ। वहीं खबर है दोस्तों, माधुरी पुरी बुच जो कि सेबी की प्रमुख हैं, वो अब रिटायर होने जा रही इसी महीने मार्च में, क्योंकि उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2025 को ही खत्म हो गया है। 3 साल का उनका कार्यकाल रहा है। तो ऐसे में अब मार्केट रेगुलेटर सेबी का
नया चीफ कौन होगा, इसको लेकर अपडेट आ रहा कि 3 मार्च को नए चीफ के द्वारा कार्यभार संभालने की उम्मीद है। वैसे सेबी की तरफ से भी मार्केट में कुछ नए नियम लागू किए हैं। एक तो फंड मैनेजमेंट कंपनियां 30 दिन के अंदर अंदर निवेशकों का पैसा इन्वेस्ट करें, नहीं तो निवेशकों का पैसा बिना चार्ज लिए वापस लौटाना पड़ेगा। जो मतलब एएमसी होती है ना, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, जैसे एक तरह से म्यूचुअल फंड कंपनियां ही हो गई, जो कि अलग अलग लोगों से उनका पैसा लेती हैं और फिर इन कंपनियों के पास मार्केट एक्सपर्ट होते हैं, जिनके जरिए ये कंपनियां मतलब स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करती है, निवेश करती हैं। तो रिटर्न जिनका पैसा होता है उनको उस हिसाब से दिया जाता है, बीच में कमीशन रखती है कंपनियां, ठीक है ना। तो इस तरह की जो मीडिएटर कंपनियां होती हैं इनको एएमसी कहा जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां। अब इनके लिए सेबी ने सख्त आदेश जारी कर दिया, 30 दिन के अंदर अंदर जो पैसा ये इकट्ठा करेगी, कलेक्ट करेगी, उसको मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, है ना। इसके अलावा सेबी ने एक विशेष निवेश निधि को भी मंजूरी दी है, यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लान है ये। कम से कम 10 लाख तक का निवेश करना जरूरी होगा। नए नियम के मुताबिक सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंड और पीएमएस यानी पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा के बीच अंतर को पाटने के लिए ये नई शुरुआत की गई है, जिसके तहत निवेशकों को एसआईएफ के तहत कम से कम 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होगा। चलिए अगला अपडेट आना किसान भाई लोगों से जुड़ी खबर है। देखिए 1 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीदारी और 2 मार्च से बारिश का भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश सरकार गेहूं की एमएसपी पर खरीदारी शुरू करने जा रही है 1 मार्च से ही। तो मध्य प्रदेश के किसानों के लिए तो ये खुशखबरी है, इस बार एमएसपी पर गेहूं की खरीदारी 2425 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 2600 रुपए प्रति क्विंटल उपार्जन में लघु और सीमांत किसानों को प्राथमिकता वगैरह भी दी जाएगी और इसके लिए तारीख 31 मार्च तय की गई है। और भी किसानों के लिए अपडेट है, आगे मैं आपको बताऊंगा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 1 मार्च को बालाघाट आएंगे, यहाँ दिव्यांगों को 2.5 करोड़ से भी ज्यादा के उपकरण बांटेंगे। और वहीं देखिए दोस्तों मार्च से ही उत्तर प्रदेश में भी कई सारे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, सरकारी छुट्टी से लेकर सैलरी तक, और राशन कार्ड पर भी असर पड़ेगा। एक तो राशन कार्ड की ई-केवाईसी भी करवाना कंपलसरी कर दिया सरकार ने। कई राज्य सरकारों ने आपको पता होगा 31 मार्च अंतिम तारीख तय की है। उसके बाद आपको आपका राशन कार्ड पर राशन नहीं मिलेगा हर महीने का, तो इसलिए ई-केवाईसी अगर आपने अभी तक भी नहीं करवाई है तो जरूर करवा लें। और बाकी उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कुछ नियम बदल चुके हैं। जैसे दोस्तों सभी सरकारी कर्मचारियों को उनकी संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तारीख भी सरकार ने 28 फरवरी तय की थी। तो मार्च से उन कर्मचारियों को तनख्वाह वगैरह भी नहीं मिलेगी। तकरीबन 4 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर भी ये संकट छाया हुआ है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान में स्कूल विद्यार्थियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू करने जा रही है राजस्थान की भजनलाल सरकार। राज्य भर के 1 करोड़ से भी ज्यादा स्कूली बच्चों को लाभ मिलेगा। अगर पढ़ने आते जाते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता, जान चली जाती है, तो परिजनों को राजस्थान सरकार की तरफ से ये मदद दी जाएगी, है ना। वही खबर है, अब सरकारी राशन के लिए नहीं लगानी होगी लंबी लाइन, एटीएम के जरिए आपको अनाज मिल पाएगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। राज्य भर में फिलहाल पहले चरण में 4 ग्रीन एटीएम लगाए जाएंगे, जिनकी क्षमता एक दिन में 30 क्विंटल तक गेहूं और चावल वितरित कर सकेंगे ये एटीएम। तो ये नई सुविधा शुरू होने के बाद राशन वितरण गड़तोली वगैरह की शिकायतें भी नहीं मिलेगी, गड़बड़ घोटाले भी नहीं हो पाएंगे, है ना। और वैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर भी देखिए अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है। न्याय न मिलने की बात करते हुए पीड़ितों ने कहा कि 1 मार्च से महाधरना करेंगे फिर से। राहुल गांधी से भी मिले इस संबंध में अभ्यर्थी। और पैन कार्ड होल्डर्स के लिए भी सरकार ने एक नोटिस जारी किया, 1 से ज्यादा अगर पैन कार्ड आपने रखा हुआ है तो 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इससे अच्छा है आप अपने एक पैन नंबर को सरेंडर कर दें, क्योंकि अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होगा, तो उसके बाद से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डुप्लीकेट पैन कार्ड वालों पर पैनी नजर रखने जा रहा है, समझ रहे हो। तो आप ऑनलाइन पैन कार्ड पोर्टल के माध्यम से भी अपने डुप्लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं, ये इसका तरीका है। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंजाब में अब दिव्यांग सैनिकों को मिलेंगे 40 लाख रुपए। सरकार ने एक्स ग्रेशिया वित्तीय सहायता को दुगुना किया, शहीद परिवारों को भी 1 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। मार्च से ही नई सुविधा शुरू होने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों फास्टैग से जुड़े कुछ नियम भी बदले हैं हाल ही में, फरवरी में आपको पता होगा। तो मार्च से ही इन फास्टैग के नियमों का भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एनपीसीआई द्वारा जारी नए नियमों के मुताबिक अगर फास्टैग रीडिंग के 1 घंटे पहले या रीडिंग के 10 मिनट बाद ब्लैक लिस्ट रहता है तो आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। कम बैलेंस या अन्य कारणों से ब्लॉक हुए फास्टैग से टोल शुल्क नहीं कटेगा। ऐसी स्थिति में आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है या डबल टोल टैक्स देना पड़ सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें। आप अपने फास्टैग की केवाईसी को कंप्लीट अपडेट रखें, पर्याप्त बैलेंस रखना जरूरी है। आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट ना हो, इसके लिए आप इन बातों का हमेशा ध्यान रखें। कम से कम 100 रुपए का बैलेंस मेंटेन करके चलें। फास्टैग में रिचार्ज खत्म होने से पहले उसे रिचार्ज करवा लें। और अगर आपका फास्टैग फिर भी किन्हीं कारणों की वजह से ब्लैक लिस्ट हो चुका है तो आप 1033 नंबर पर कॉल करके हेल्पलाइन ले सकते हैं। ओके, अच्छा कुछ और नियम कानून कायदे हैं दोस्तों, जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को बदलती हैं। तो इस बार 1 मार्च को एलपीजी सिलेंडर महंगा होता है या सस्ता होता है, जो भी बदलाव अपडेट आएगा मैं आपको दिन में अलग से न्यूज अपडेट में बता दूंगा। इसके अलावा बैंक डिपोजिट यानी फिक्स डिपोजिट एफडी के नियमों में भी कुछ बदलाव होने जा रहे हैं 1 मार्च से ही। बैंक लोन वगैरह के नियम भी बदल रहे हैं, तो इनसे जुड़ा एक अलग से सेपरेट वीडियो कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज पर डाला था। सभी बैंक खाता वालों के लिए 5 बड़े अपडेट, ठीक है ना। अगर आपका किसी भी प्राइवेट या सरकारी बैंक में खाता है तो ये नए नियमों का वीडियो समाप्त हो चुका है, आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। बाकी तो उम्मीद है दोस्तों 1 से लेकर 31 मार्च तक के बीच के ये कुछ नए नियम अपडेट बड़े बदलाव आपको जरूर जानने मिले होंगे। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। आपके राज्य सरकार द्वारा कोई नई सरकारी स्कीम जारी की जाती है तो तुरंत आपको पता चल जाएगी। तो इसके लिए आप जुड़ जाइएगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछेगा। ओके, बाकी ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।